दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 74 बरस आजादी के हो गए और 74 बरस पहले की स्थितियों से अगर आज आप तुलना शुरू करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ जाएं। और संयोग ऐसा है कि हम 21वीं सदी में आजादी के 74 बरस के बाद एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां का नजारा आपको हो सकता है 74 बरस पहले दिल्ली के ही शरणार्थी कैंप की याद दिला दे। उस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा कैंप किंग्सवे कैंप था। किंग्सवे का इलाका जहां पर अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन उस वक्त वो शरणार्थियों के कैंप के तौर पर जाना जाता था। दिल्ली में तकरीबन एक साथ 30 लाख लोगों ने डेरा डाल रखा था जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से यहां पहुंचे थे। सबसे ज्यादा दर्द विभाजन का किसी ने झेला तो वो पंजाब ही था। और संयोग ऐसा है कि पंजाब के किसान आज शरणार्थी के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि विभाजन की विभीषिका को स्मृति के तौर पर हर किसी को याद रखना चाहिए। लेकिन एक बार भी उन्होंने दिल्ली की सीमा पर झांक कर नहीं देखा कि 74 बरस पहले के शरणार्थी कैंप और 74 बरस बाद किसानों की मौजूदगी। एक नजारा देख लीजिए तब आप समझ पाएंगे यह हकीकत कितनी बड़ी त्रासदीपूर्ण है। बिल्कुल किसी शरणार्थी कैंप की तरह यहां पर किसानों की रिहाइश है और यह रिहाइश कोई आज से नहीं है, बीते 9 महीनों से यह रिहाइश चल रही है। सरकार की तरफ से कोई आह भी नहीं हुई, सरकार ने किसी तरीके से कोई संवाद भी नहीं बनाया और यह सोचने की कल्पना भी नहीं की कि आखिर 9 महीने से जो किसान दिल्ली की चौखट पर शरणार्थी की तर्ज पर रह रहा है, उस देश के भीतर में 74 बरस पहले जब इस देश में सिर्फ और सिर्फ शरणार्थियों का हुजूम दिल्ली में उमड़ आया था और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों को अगर उस वक्त में याद कीजिएगा तो तकरीबन 70 लाख लोग जो शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे और तकरीबन इतने ही लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। उस दौर को एक क्षण के लिए याद कीजिए और फिर जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए आखिर यह किसान किस बात को लेकर संघर्ष कर रहा है। यह वह किसान है जिसने भारत की आजादी के साथ हिंदुस्तान की जमीन को पुख्ता जमीन दी। उस वक्त भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हुआ करती थी, आज ये 138 करोड़ हो गई है। 1947 में किसानों की तादाद भारत के भीतर में 70% थी, आज की तारीख में 55% लोग किसानी पर ही निर्भर हैं। उस वक्त भारत की पूरी जीडीपी यानी जितनी भी संपत्ति विकास के तौर पर भारत के साथ जुड़ती है, उस वक्त 50% हिस्सेदारी किसानी की थी। आज की तारीख में यह घटकर 19% पर आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके ठीक समानांतर किसानों की परिस्थिति त्रासदीदायक क्यों होती चली गई? जबकि याद कीजिए नेहरू का वो भाषण जो 15 अगस्त 1947 को दिया गया था, ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी। जी, हमको लगता है आज उस भाषण के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उसको आपको सुनना चाहिए और जरा समझना चाहिए। 1947 15 अगस्त को पार्लियामेंट के भीतर नेहरू ने जिस भाषण में जिक्र किया, उस भाषण की एक भी लकीर आज की तारीख में भारत के पार्लियामेंट के भीतर आपको सुनाई नहीं देगी और ना ही लाल किले के प्राचीर से आपको किसी प्रधानमंत्री की आवाज में सुनाई देगी। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स के कुछ हिस्से बताते हैं कि किस्मत के साथ वादा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसमें जिन बातों का प्रधानमंत्री नेहरू ने जिक्र किया था उसमें किसान मजदूर को बराबर के हक का जिक्र उनके शब्द थे। उनका कहना था कि किस्मत सबको नहीं मिलती है और जब दुनिया आधी रात में सो रही है, भारत को आजादी तब मिली है, लेकिन एक उजाला भारत के भीतर आएगा और यह किसान और मजदूरी से जरिए ही आएगा। यानी किसान और मजदूरों की अहमियत उस वक्त जो थी, क्या मौजूदा वक्त में वो खत्म हो चली है? 2-3 लाइनों को याद कीजिए उस वक्त की, क्योंकि इस बात का जिक्र इंदिरा गांधी ने भी किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया और आखिरी वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी बात का जिक्र किया था, अपने भाषणों में जिक्र किया था। और सोचिए बीते 74 बरस से भारत में सिर्फ ये शब्द ही हैं क्या? बहुत साफ तौर पर नेहरू ने कहा था, जब तक यहां आंखों में आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हीं शब्दों को दोहराया, इंदिरा गांधी ने इन्हीं शब्दों को दोहराया, और लाल बहादुर शास्त्री जब नारा दे रहे थे जय जवान जय किसान का, उस वक्त भी उनके जहन में यही सवाल था कि किसानों की अहमियत इस देश के जवानों के साथ और देश की सुरक्षा और राष्ट्रीयता के साथ कैसे जुड़ जाए। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था। और उस वक्त के भाषण की एक लाइन तो आपको जरूर याद देनी चाहिए, जिसमें नेहरू ने कहा था, भविष्य संकेत दे रहा है, किधर जाना है, प्रयास कौन सा करना है, किसान मजदूर के सामने एक मौका आया है, उस मौके को गंवाना नहीं है। अब आप उसके आगे की तस्वीर हिंदुस्तान में देखिए। जिस समय नेहरू थे उस समय भारत में अनाज जो है इंपोर्ट किया जाता था। भारत के भीतर में कुल उस वक्त का जो अनाज था वो 50 मिलियन टन ही होता था। उस समय जनसंख्या भी कम थी, 33 करोड़ की जनसंख्या थी और 50 मिलियन टन। लेकिन आज की तारीख में किसान इस देश में 307 मिलियन टन अनाज उपजाता है। सवाल इतना बड़ा नहीं है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का अनाज दुनिया भर के देशों में जाता है, जिसमें ब्राजील भी है, मलेशिया भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है। भारत का अनाज वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत की इकोनॉमी में तकरीबन 26 लाख करोड़ का योगदान एग्रीकल्चर का है। भारत की कुल इकोनॉमी जो है वह तकरीबन 145 लाख करोड़ की है, जो इस कोविड के पीरियड में सिकुड़ते हुए 136 लाख करोड़ पर आ गई। लेकिन एग्रीकल्चर नहीं सिमटा, यानी इस देश के किसानों ने अनाज के साथ कोई कोताही नहीं बरती। इस देश के मजदूरों ने अपने तौर पर अपना खून पसीना एक करके अनाज उपजाया। आज ये सवाल फिर दोबारा क्यों आता है कि आखिर 74 वर्ष पहले इस देश के भीतर में जो शरणार्थी थे और दिल्ली के अलग अलग कैंपों में, दिल्ली में लगभग 6 कैंप बनाए गए थे। सबसे बड़ा जो हमने जिक्र किया किंग्सवे का कैंप, उस कैंप में अपने तौर पर तकरीबन 1.5 लाख शरणार्थी रह रहे थे। और उस वक्त नेहरू ने 3 मंत्रियों की नियुक्ति की थी कि शरणार्थियों को कोई संकट, कोई समस्या ना हो। उस वक्त महात्मा गांधी सक्रिय हुए, उन्होंने सरदार पटेल से बात की कि शरणार्थियों को कोई संकट नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप यहां की तस्वीर देखेंगे, किसान इस देश को अनाज भी दे रहा है और किसान दिल्ली की चौखट पर किसी शरणार्थी की तरह बैठा भी हुआ है। एक भी शरणार्थी की मौत को लेकर नेहरू इतने विचलित हो जाते थे और सरदार पटेल उन 3 मंत्रियों को बुलाकर और महात्मा गांधी सरकार के सामने बैठकर इस बात का जिक्र करते थे कि एक भी शरणार्थी की मौत शरणार्थी कैंप में नहीं होनी चाहिए। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। दिल्ली के 4 बॉर्डरों पर इस तरीके से किसान बैठे हुए हैं। तकरीबन 576 किसानों की मौत हो गई। क्या इस देश के एक भी मंत्री ने उस दिशा में झांकने की कोशिश की? यानी एक अपनी परिस्थिति में अपने देश के भीतर इस देश का किसान अगर अपने आंदोलन को 9 महीने से चला रहा है, लेकिन सरकार के माथे पर एक शिकन न आए, शरणार्थियों के तौर पर जिंदगी जीते हुए भी वह इस देश में खेती करते हुए अनाज का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा कर रहा है। नेहरू के सामने सबसे बड़ा संकट था इस देश की भूख कैसे मिटाई जाए। इसीलिए उन्होंने उस वक्त लगभग 28 मिलियन टन अनाज एक्सपोर्ट किया। लाल बहादुर शास्त्री के सामने चुनौती थी, किसानों को महत्ता कैसे दी जाए, तो उन्होंने नारा दिया। इंदिरा गांधी के सामने चुनौती थी कि खेती की जमीन अगर सीमित है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में किसी भी हालत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति होनी चाहिए। और उस हरित क्रांति के जरिए इस देश के भीतर से जो अनाज उपजना शुरू हुआ वह तकरीबन अगर उस समय 5 मिलियन टन था, तो आज अगर 307 मिलियन टन है, तो उसका भी एक आंकड़ा सुन लीजिए कि उस वक्त तकरीबन 1 हेक्टेयर में 522 किलो अनाज होता था। और आज की तारीख में जब तमाम केमिकल्स, फर्टिलाइजर इसका उपयोग होता है, तो 1 हेक्टेयर में 2134 केजी अनाज उसी जमीन से होता है। इस दौर में जमीन के नीचे पानी कम हुआ, इस दौर में फर्टिलाइजर महंगा हुआ, इस दौर में विदेशी बीज आ गया, इस दौर में ट्रैक्टर कंपनियों की चल निकली, इस दौर में मल्टीनेशनल कंपनी भारत के भीतर जितना बड़ा कारोबार करते हैं, उस कारोबार की 1 साल का टर्नओवर जो है वह तकरीबन 75 लाख करोड़ का है। अगर इस देश भर के भीतर में जितनी भी किसानी प्रोडक्ट के साथ अगर परिस्थितियों को जोड़िएगा तो यह स्थिति है।
फिर ये कौन सी स्थिति है कि किसान को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे? फिर ये कौन सी परिस्थिति है कि किसान अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता है? गणतंत्र दिवस उसने इसी तरीके से शरणार्थी के तौर पर देखा, और अब तो स्वतंत्रता दिवस का मौका आ गया, तब भी वो शरणार्थी के तौर पर ही उसकी मौजूदगी रहेगी। ये सारे सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं, क्या इस देश के भीतर की जो इकोनॉमी है उसने इस देश के लोगों से सरोकार खत्म कर दिए हैं? इस देश के भीतर की जो बेसिक इकोनॉमी का तंत्र है वह किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है। 1991 में जब WTO आया उस वक्त किसानों ने इस देश में आंदोलन शुरू किया, यह कहकर किया कि पहले किसानों की जरूरतों को पूरा कीजिए, उसके बाद आप बाजार देखिएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे, और उस समय भारत का किसान, भारत के पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो अपने तौर पर किसानों की राजनीति करते थे, वह भी नहीं समझ पाए कि आने वाले वक्त में किसान से किसानी छीन ली जाएगी, मजदूरों से उसकी मजदूरी छीनी जाएगी, और इकोनॉमी और पैसे का महत्व ऐसे होगा कि उसी के हिसाब से इस देश की अर्थव्यवस्था चल निकलेगी, और भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी अंततः उसी पूंजी का गुलाम हो जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, भारत के भीतर में लगभग 14 करोड़ किसान आज की तारीख में है। 14 करोड़ किसानों के साथ जो किसान की मजदूरी से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या तकरीबन 10.5 करोड़ की है। यानी इस देश में 25 करोड़ किसान मजदूरों की मौजूदगी भारत की इकोनॉमी से कहीं कोई जुड़ाव नहीं रखती है। तो क्या यह माना जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो एक पूरा दायरा है, उस दायरे के तहत भारत की सत्ता और सरकार किसानों से कोई सरोकार रखना नहीं चाहती है? क्या यह माना जाए कि लगातार किसानों की मौत भी सरकार को इसलिए नहीं विचलित कर पाती है क्योंकि सरकार ने अपने अर्थतंत्र को ही उस कैपिटल और उस कॉरपोरेट से जोड़ दिया है जिसके दायरे में किसान नहीं आता है? उसे लगता है कि भारत में सरप्लस किसान है, उसे लगता है भारत में सरप्लस मजदूर है। तो अगर कम किसान और मजदूरों के बीच भी अगर ऐसी परिस्थिति आकर चली जाए जिसमें हजारों हजार किसानों की या मौत हो जाए या फिर उन्हें किसानी छोड़कर इस देश में इंडस्ट्रियल बेल्ट, औद्योगिक क्षेत्र में जाकर मजदूरी करनी पड़े, तो फिर वह भी मंजूर है? क्या यह वाकई ऐसी स्थिति है? भारत की आजादी के हमने जब भाषणों को निकालना शुरू किया कि आखिर नेहरू कौन सा भाषण लाल किले के प्राचीर से देते थे, इंदिरा गांधी किन बातों का जिक्र करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी किन बातों का जिक्र करते थे, मनमोहन सिंह किन बातों का जिक्र करते थे, और भारत की इकोनॉमी को बाजार इकोनॉमी से जोड़ने वाले PV नरसिम्हा राव भी किस भाषण का जिक्र लाल किले के प्राचीर से करते रहे, और खुद नरेंद्र मोदी भी लाल किले के प्राचीर पर पहुंचकर किन बातों का जिक्र करते हैं? आप यकीन जानिए, लगभग 60% भाषणों का जो हिस्सा है वह इस देश के किसान, मजदूर, गरीबी और मुफलिसी वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी योजनाओं का ऐलान लाल किले के प्राचीर से होता है उसके दायरे में इस देश के किसानों का जिक्र होता है, इस देश के मजदूरों का जिक्र होता है। फिर भी सरकार की प्राथमिकता जब पॉलिसी और उसको इंप्लीमेंटेशन को लेकर आती है तो किसान मायने क्यों नहीं रखता है? मतलब बहुत साफ है कि भारत की राजनीति अभी भी उस पूंजी पर टिक गई है जिस पूंजी के कोई सरोकार किसानों से नहीं है। भारत का किसान अभी भी महज एक वोटर के तौर पर है, और वोटर में भी वह संगठित नहीं है, क्योंकि उसके जहन में किसान को करते हुए हर दिन 2 जून की रोटी मुहैया हो पाना, इसी का संघर्ष उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। दुनिया के किसी भी देश में भारत से ज्यादा अनाज का उत्पादन नहीं होता है। दुनिया के किसी भी देश में भारत के किसानों की आर्थिक परिस्थितियों से बदतर स्थिति कहीं नहीं है। भारत में एवरेज किसान जो है उसकी जब आय देखिएगा तो वो सालाना आय आपको 6,500 रुपए मिलेगी। सालाना आय 6,500 रुपए। ब्राजील, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, इन जगहों पर अगर आप देखिएगा तो ये लगभग 60,000 से ज्यादा की परिस्थिति में लाकर किसानों को खड़ा कर देता है। सवाल है कि विकसित देश हो, विकासशील देश हो या गरीब देश हो, इन तीनों कैटेगरी के देशों में अगर आप भारत को छोड़ देते हैं तो भारत से हटकर जो किसान हैं उनकी भी स्थिति कॉम्पैरेटिवली भारत से अच्छी क्यों है? और दूसरी बात है कि भारत के किसान
जो अनाज का उत्पादन करते हैं वो दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा क्यों है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारत का बाजार किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या भारत में जो किसानी को लेकर खरीद फरोख्त होती है, जो अनाज की खरीद फरोख्त होती है, उसको तय वो बाजार करता है और बाजार को तय वह कॉरपोरेट करता है जिसके पास पूंजी है? क्या वाकई 15 अगस्त 2021 लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि भारत एक बाजार में तब्दील किया जा चुका है? क्या वो इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि इस देश के भीतर में हर चीज को मोनेटाइज किया जा रहा है, यानी हर की कीमत होगी? क्या वो इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि इस देश में शायद मजदूरों की तादाद ज्यादा है जिन्हें मरना चाहिए, किसानों की तादाद ज्यादा है जिनकी जरूरत अब किसानी में नहीं है, और इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहां पर पूंजी आएगी, यानी पैसा आएगा? इसीलिए अंबानी अडानी का जिक्र बार बार होता है, क्योंकि इनके पास एक कैपिटल है, एक पूंजी है। लेकिन आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या वाकई भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था अब उस पूंजी और कॉरपोरेट की गुलामी की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है, जहां पर इस देश में लोकतंत्र को जीने का मतलब सिर्फ एक वोट होता है? इस देश में चाहे 14.5 करोड़ किसान हो, चाहे 10.5 करोड़ मजदूर हो, लेकिन हर किसान और हर मजदूर एक एक वोट है। वह संगठित नहीं है। जैसे जातियां संगठित नहीं हुई, धर्म के नाम पर बटा, उसी तरीके से व्यवसाय के आधार पर भी बांटा गया है। लेकिन इस देश में बाजार एकजुट कैसे हो गया? इस देश में कॉरपोरेट एकजुट कैसे हो गया? इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट कैसे हो गई? क्योंकि हमने जब जिक्र किया, नेहरू से लेकर मोदी तक लाल किले के प्राचीर से भाषण देने में किसानों को भूलते नहीं है, उनके हक का सवाल खड़ा करते ही हैं, मजदूरों का जिक्र होता ही है। और हमने यह भी निकाला कि 1960 से लेकर 2019 तक, यानी तकरीबन 60 साल, इस 60 साल के दौर में जितनी योजनाओं का ऐलान लाल किले के प्राचीर से हुआ, उनकी संख्या 102 है। और उन 102 योजनाओं को अगर इस देश में लागू कर दिया जाता तो भारत के किसान को एमएसपी के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आखिरी सवाल अभी भी छुपा हुआ है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस देश में अनाज का भंडारण प्राइवेट लोग करेंगे, यानी सरकार कर पाने की स्थिति में नहीं है? वो एफसीआई के गोडाउन्स में ताला लगाने की स्थिति में आ रही है और 4.5 लाख करोड़ के घाटे में एफसीआई आ गई है। यानी अनाज उपजाए किसान भंडारण की स्थिति में एफसीआई नहीं रहेगी, आपको अडानी के गोडाउन में अनाज ले जाना होगा। जब आप वहां से अनाज निकालेंगे और उसको जब रिटेल सेक्टर यानी खुदरा बाजार में लेकर जाएंगे, तो वहां भी किसान कीमत तय नहीं करेगा, वहां भी वो बाजार कीमत तय करेगा, जिस बाजार पर कब्जा दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति और भारत के सबसे रईस व्यक्ति दोनों की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि रिटेल इस सेक्टर में किसका कब्जा हो। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि रिटेल सेक्टर में जहां पर सिर्फ अनाज बिकता है, उसका कितना बड़ा मार्केट है, और उस मार्केट पर कब्जा करने के लिए रिटेल सेक्टर में अंबानी या फिर अमेजन के मालिक, कल्पना की जा सकती है कितना बड़ा मार्केट है ये। जॉय वेसफ का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं और अंबानी का जिक्र कर रहे हैं। तकरीबन 65 लाख करोड़ रुपया इस देश के रिटेल सेक्टर में, वह भी सिर्फ राशन के जरिए कमाई होती है। इतना बड़ा मार्केट है। किसानों ने इस देश में अनाज दिया, उस अनाज के जरिए बाजार बना लिया गया, उस बाजार को पूंजी के मातहत ले जाया गया और उस पूंजी की गुलामी भारतीय सत्ता करने लगी। तो फिर क्या पार्लियामेंट और क्या लाल किला? यह सवाल अपने आप में सबसे बड़ा होगा। लेकिन फिर भी आज मौका ऐसा है जिसमें पता नहीं क्यों, क्या इस देश के प्रधानमंत्री पंजाब के घरों में झांक कर देखने की स्थिति में है? जो काम महात्मा गांधी ने किया, जो काम नेहरू ने किया, जो काम सरदार पटेल ने किया, सबसे ज्यादा दर्द, खून, पसीना 1947 में और जो छलनी हुआ था वो पंजाब का ही इलाका था। 72,60,000 लोग पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख थे वो भारत आए थे, और 72,29,000
भारत से जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान गए थे, और इन दोनों परिस्थितियों में जो लोग पहुंच गए जिंदा, क्योंकि मरने वालों की तादाद भी उस समय तकरीबन 20 लाख से ज्यादा की थी, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया कि हम विभाजन की विभीषिका को स्मृति रखना चाहते हैं। वो दरअसल दर्द को कुरेद रहे हैं, वो दरअसल उस स्मृतियों को अपनी संवेदनाओं के साथ इस रूप में रखते हैं जिससे सियासत साधी जा सके। अन्यथा पंजाब के भीतर में जो 500 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, ऐसी मौत तो 1947 में शरणार्थी कैंप में नहीं हुई थी, और आपको उस वक्त सुनने को नहीं मिलेगा कि शरणार्थियों के कैंपों में भी कोई मौत हो रही थी। जो लोग पहुंच गए शरणार्थी कैंप, उसकी जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार ने ली थी, लेकिन आज की तारीख में सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए एक आखिरी तस्वीर हमें लगता है फिर से देखिए, यह किसी शरणार्थी के कैंप की तरह है। अगर आप उस वक्त की तस्वीरों को झांक के देखिएगा, गूगल में जाइए, उस साइट पर जाइए, समझने की कोशिश कीजिए और उन तस्वीरों के इर्द गिर्द इन तस्वीरों को जोड़कर देखिए, तब आप समझ पाएंगे भारत के भीतर किसान क्या शरणार्थी होकर दिल्ली की चौखट पर अगर बैठा हुआ है तो इस देश भर के किसानों की वह कौन सी आर्थिक परिस्थिति होगी, जिस तरफ इस देश की ना पार्लियामेंट का ध्यान जाता है, ना लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। हम आपसे फिर कल जुड़ेंगे जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे देंगे, उसके बाद जुड़ेंगे, तब उस फैक्ट पर चर्चा होगी जिस फैक्ट का आधार प्रधानमंत्री द्वारा बीते 2014 से लेकर एक के बाद एक भाषणों के जरिए किसानों को लेकर जो उम्मीद और आस जताई गई, उसमें सबसे बड़ी आस है 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। अगस्त चल रहा है, दिसंबर बीतते हुए वक्त नहीं लगेगा, 4 महीने और है। क्या वाकई किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, या इस देश में प्रधानमंत्री स्तर का शख्स जो संवैधानिक पद पर बैठा है वह भी किसानों की संवेदनाओं से खिलवाड़ करके सिक्का उछाल देगा और कहेंगे कि हां आय दुगनी हो जाएगी, आप मान लीजिए, और उसके बाद ढिंडोरा पीटा जाएगा, प्रचार किया जाएगा, मीडिया को हथियार बनाया जाएगा, औजार बनाया जाएगा, पार्लियामेंट में लेकर इसको चर्चा नहीं होगी क्या वाकई किसानों की आय दुगनी हुई। इस स्थिति में हम इंतजार कर रहे हैं 15 अगस्त 2021 लाल किले के प्राचीर से, सुना जाए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, उसके बाद आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।